इस खास क्रिकेट एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम टी20 क्रिकेट के उस पहलू से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो अक्सर टीवी स्क्रीन पर नजर नहीं आता। हम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुए उस कांटे की टक्कर वाले 26वें मैच के जरिए 2026 आईपीएल की उस भारी भरकम टेक्निकल रूल बुक को डिकोड करेंगे, जो असल में पूरा खेल चलाती है। हम सब बैठकर उन विस्फोटक आईपीएल मैचों का मजा लेते हैं ना, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हम उन 118 पन्नों के सख्त टेक्निकल नियमों को सच में समझते हैं? मैदान पर फेंकी गई हर एक गेंद इन्हीं से कंट्रोल होती है। हर शानदार बाउंड्री या अचानक गिरने वाले विकेट के पीछे एक बहुत ही कड़ा टेक्निकल ढांचा काम कर रहा होता है, और किसी भी कप्तान के लिए इसे मास्टर करना बिल्कुल जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेटिंग द मैच स्टेज, यानी टॉस और रणनीति की। सीधे चलते हैं मैच शुरू होने से ठीक पहले के उन क्रूशियल पलों पर जहां से असल में सारा गेम प्लान बनना शुरू होता है। अब टॉस के वक्त दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल के इस बयान पर जरा गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि मैदान छोटा है और पिच बेहतर हो जाती है, इसलिए आईपीएल में 264 रन बनाने के बाद भी हार का डर बना रहता है। ये बात मॉडर्न टी20 क्रिकेट के उस भयानक प्रेशर को बिल्कुल सटीक तरह से बयां करती है। मतलब एक कप्तान को सिर्फ बैट बॉल नहीं, बल्कि मैदान के साइज और पिच के बदलते मिजाज को भी दिमाग में रखना ही पड़ता है। और इसी प्रेशर से निपटने के लिए दिल्ली ने अपनी प्लेइंग 11 में कुछ बहुत ही टैक्टिकल बदलाव किए। पावर प्ले में अपने गेंदबाजी को धार देने के लिए उन्होंने काइल जेमिसन और दुष्मंथा चमीरा जैसे इंटरनेशनल पेसर्स को टीम में शामिल किया और मुकेश को आराम दिया। देखिए, ये कोई रूटीन बदलाव नहीं है, ये रूल बुक के दायरे में रहकर बिल्कुल सही वक्त पर अपनी ताकत को बढ़ाने का एक शानदार उदाहरण है। अब रूल बुक के एक बहुत ही अहम हिस्से पर आते हैं, खिलाड़ियों की सुरक्षा। अगर किसी को सिर या गर्दन में चोट लग जाए तो 4 स्टेप कनेक्शन रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल काम आता है। होता यह है कि पहले टीम का मेडिकल डॉक्टर चोट की फॉर्मल जांच करता है, फिर मैच रेफरी को एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है। इसके बाद रेफरी ये तय करता है कि जो नया खिलाड़ी आ रहा है उसका स्किल लेवल चोटिल खिलाड़ी के बिल्कुल बराबर, यानी लाइक फॉर लाइक हो। ऐसा इसलिए ताकि टीम को चोट के बहाने कोई अनफेयर एडवांटेज ना मिल जाए। चलिए प्री मैच स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे सेक्शन टूल्स ऑफ द ट्रेड पर चलते हैं। अब सीधे मैदान पर उतरते हैं और देखते हैं कि बैट और बॉल के लीगल पैमाने क्या कहते हैं। इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है बैट और बॉल का ये गजब का कॉन्ट्रास्ट। सोचिए, एक तरफ बैट है जिसकी लंबाई 38 इंच, चौड़ाई 4.25 इंच और किनारे 1.56 इंच से ज्यादा किसी भी हाल में नहीं हो सकते, और दूसरी तरफ वो गेंद है जिसका वजन भी 5.5 से 5.75 औंस के बीच एकदम फिक्स्ड है। ये सिर्फ खेल का सामान नहीं है दोस्तों, ये एक प्रॉपर लीगल बैटल है जहां एक एक मिलीमीटर का अंतर मायने रखता है। तो क्या कोई भी खिलाड़ी चालाकी से थोड़ा मोटा बैट इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अंपायर इन नियमों को इतनी सख्ती से लागू करते हैं कि ओपनर्स के बैट तो बाउंड्री लाइन पर ही चौथे अंपायर चेक कर लेते हैं, और अगर कोई नया बल्लेबाज क्रीज पर आता है तो ऑनफील्ड अंपायर मैच के बीच में ही बैट गेज से उसके बल्ले का नाप लेते हैं। मतलब स्ट्राइक लेने से पहले ही पक्का कर लिया जाता है कि सब कुछ रूल बुक के हिसाब से है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 10। ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, फील्डिंग टीम के कप्तान के लिए ये एक जादुई आंकड़ा है। शाम के मैचों में जब ओस गिरने लगती है तो फील्डिंग कप्तान केवल इसी 10वें ओवर के खत्म होने के बाद ही गेंद बदलने की डिमांड कर सकता है, और वो भी पूरे मैच में सिर्फ एक बार। तो आप समझ रहे हैं, मौसम की मार से बचने के लिए भी कप्तानों को बिल्कुल सही समय का इंतजार करना पड़ता है। मिडिल ओवर्स की तरफ बढ़ते हुए अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, रणनीति और रुकावटें, टाइम आउट। यहां फिजिकल गेम से ज्यादा माइंड गेम चलता है। हम सब ने देखा है कि कप्तान अंपायर को इशारा करके टाइम आउट लेते हैं, लेकिन वो ऐसा अपनी मर्जी से कभी भी नहीं कर सकते। इसकी एक फिक्स टाइमलाइन है। फील्डिंग टीम के पास ये 2.5 मिनट का ब्रेक लेने के लिए सिर्फ 6 से 9वें ओवर तक की विंडो होती है। वहीं बैटिंग टीम को 13वें से 16वें ओवर के बीच ये फैसला लेना होता है। बस 2.5 मिनट का वो छोटा सा वक्त जहां रणनीति से पूरे मैच का मोमेंटम पलटा जा सकता है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ वो 2.5 मिनट की रणनीतिक शांति होती है जहां सब रुक जाता है, टीमें पिच का हाल समझती हैं और नए प्लान बनाती हैं, और जैसे ही ब्रेक खत्म होता है मैदान पर फिर से तूफान आ जाता है। बिल्कुल फिल सॉल्ट की उस पारी की तरह जहां उन्होंने ब्रेक के बाद ऐसी तबाही मचाई कि सिर्फ 38 गेंदों में 63 रन ठोक डाले। ये शांति के ठीक बाद वाला वो असली तूफान है। खैर, अब बात करते हैं हमारे चौथे सेक्शन की, जो किसी भी फील्डिंग कप्तान की धड़कनें तेज कर देता है,
ओवर रेट्स और पेनल्टीज, क्योंकि घड़ी की टिक टिक लगातार चली रही होती है। रूल बुक बिल्कुल साफ कहती है कि फील्डिंग टीम को हर घंटे कम से कम 14.11 ओवर फेंकने ही होंगे। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो आपकी पूरी 20 ओवर की पारी, जिसमें वो टाइम आउट भी शामिल हैं, हर हाल में 90 मिनट के भीतर खत्म होनी ही चाहिए। और अगर कप्तान इस स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाए तो क्या होगा? उन्हें इसकी तुरंत इन गेम पेनल्टी भुगतनी पड़ती है। टाइम लिमिट क्रॉस होते ही फील्डिंग टीम को पारी के बचे हुए ओवर्स में 30 यार्ड सर्कल के बाहर 5 की जगह सिर्फ 4 फील्डर्स रखने की ही इजाजत मिलती है। अब आप खुद सोचिए, T20 के उन डेथ ओवर्स में जहां बल्लेबाज हर गेंद को बाउंड्री पार भेजना चाहता है, वहां बाउंड्री पर एक फील्डर कम होना कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और यही हमें समझ आता है कि असली चैंपियन इस भयानक प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। आरसीबी के खिलाफ भुवनेश्वर कुमार का वो पावर प्ले स्पेल याद है? घड़ी की सुई भाग रही थी और उस सख्त टाइम लिमिट के बीच उन्होंने क्या गजब की गेंदबाजी की। अपनी स्विंग और लाइन से समझौता किए बिना उन्होंने एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया और निशंका, नायर और रिजवी जैसे टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। सिर्फ 26 रन देकर 3 विकेट। ये टाइम मैनेजमेंट और स्किल का परफेक्ट कॉम्बो था। और अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे रोमांचक सेक्शन में आ गए हैं, एक रोमांचक अंत। चलिए सीधे मैच 26 के उन आखिरी पलों में चलते हैं जहां दबाव अपने चरम पर था। आखिरी ओवर का वो पागलपन देखिए। सामने 15 रनों का टारगेट था। गेंदबाजी पर रोमारियो शेफर्ड थे और स्ट्राइक पर डेविड मिलर। नियम, फील्डिंग की पाबंदियां, सब कुछ अपनी जगह था, लेकिन मिलर अलग ही फॉर्म में थे। पहली गेंद छक्का, दूसरी गेंद फिर से छक्का और तीसरी पर चौका। मतलब सिर्फ 3 गेंदों में 16 रन जड़कर उन्होंने वो मैच आरसीबी के हाथों से सचमुच छीन लिया। ये होती है असली पावर हिटिंग। लेकिन रुकिए, मिलर के उस धमाकेदार फिनिश से पहले टीम को एक बहुत ही मैच्योर पारी की जरूरत थी। जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे ट्रिस्टन स्टब्स ने खेली। जब दूसरे छोर से विकेट गिर रहे थे और रन रेट आसमान छू रहा था, तब स्टब्स ने एक एंकर की तरह टीम को संभाला। उनकी 47 गेंदों पर वो नाबाद 60 रनों की समझदारी भरी पारी ही थी जिसने इस मुश्किल चेज को बिखरने से बचाया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल पीछे रह जाता है। T20 जैसे स्पीड और पावर वाले इस फॉर्मेट में गेम को असल में कंट्रोल कौन करता है? क्या वो पावरफुल एथलीट हैं जो एक झटके में गेंद को स्टैंड्स में पहुंचा देते हैं, या फिर वो मास्टरमाइंड कप्तान और रणनीतिकार हैं जो उन 118 पन्नों की रूल बुक का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं? आप इस बारे में जरूर सोचिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपको खेल देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और गेम के पीछे छिपी इस शानदार रणनीति को डीकोड करते रहिए।